चिराग पासवान की बीते दिनों में बीजेपी के अहम नेताओं से बड़ी बैठकें हुई और इन बैठकों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि चिराग मान गए हैं। सबसे पहले मिले थे 7 अक्टूबर को, देखिए नित्यानंद राय से, धर्मेंद्र प्रधान और तावड़े से। उसके बाद देखिए उसी दिन फिर उनकी मंगल पांडे से भी मुलाकात हुई। लेकिन इसके बाद आपको बता दें 9 अक्टूबर को दिल्ली में नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान से उनकी फिर मुलाकात होती है और कल ही नित्यानंद और चिराग की मां से मिले। 10 अक्टूबर यानी आज दिल्ली में नित्यानंद फिर से चिराग से मिले हैं। तो तस्वीरों से देखिए साफ है कि चिराग पासवान को मनाने का लंबा चौड़ा दौर चला, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिस पर चिराग पासवान राजी हो गए हैं। बिहार का घमासान, मान गए मोदी के हनुमान। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। चिराग का बयान, सीटों पर जल्द ऐलान। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। मुलाकात पर मुलाकात, तब बनी बात। एनडीए में सुलझ गया सीटों का पेच। एनडीए के अंदर चिराग की वजह से मचा घमासान अब धीरे धीरे शांति की राह पर है। सीटों को लेकर जो तकरार चल रही थी वो अब धीरे धीरे सुलझने लगी है। मुलाकात पर मुलाकात होती गई, तब जाकर बात बन पाई। बीते कुछ दिनों से एनडीए के अंदर खाने से एक खबर आ रही थी कि चिराग को जो सीटें ऑफर की जा रही हैं, उससे वो नाराज चल रहे हैं। इसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चिराग से लगातार मुलाकात की। बातों का एक लंबा दौर चला। बीजेपी चिराग को मनाने में लगी रही और आखिरकार इसका सकारात्मक नतीजा निकला। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक चिराग को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी और चिराग में सहमति बनी है। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान देने पर बात हुई। इसके साथ बिहारी फर्स्ट विजन को भी लागू किया जाएगा। अब लगभग साफ हो चुका है कि चिराग मान चुके, सब कुछ सेट हो गया, बस ऐलान होना बाकी। आज नित्यानंद राय से हुई मुलाकात के बाद जब आत्मसम्मान को लेकर चिराग से सवाल पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग कई मौकों पर खुद को पीएम का हनुमान बता चुके हैं। इस बार भी उन्होंने पीएम मोदी का ही नाम लिया। 24 घंटे पहले जो चिराग बगावती सुर दिखा रहे थे, वो अब ठंडे पड़ चुके। कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। चिराग और नित्यानंद राय मुलाकात के बाद साथ निकले। सुनिए मीटिंग पर नित्यानंद ने क्या कहा। पासवान जी आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। चिराग पासवान तो मान गए, लेकिन अब बारी मांझी की है। इसी बीच बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी सीटों को लेकर तालमेल बिठाना बड़ा चैलेंज होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी मांझी और कुशवाहा को किस तरह से मनाती है और कितने सीटों पर बात फाइनल होती है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम। दरअसल देखिए चिराग को मनाने का जो लंबा दौर चला ना, उसके पीछे वोटों का खेल है, क्योंकि चिराग के पास है मजबूत वोट बैंक और बिहार में पासवान 5% से ज्यादा है, तो वहीं रविदास भी 5% ज्यादा है। मुसर की आबादी 3%, तो वहीं पासी भी 1% के आसपास है। तो कुल मिलाकर 14% का ये वोट बैंक है, जिसका सारा खेल है। अब आंकड़े बताते हैं कि जब जब चिराग साथ रहे हैं, बीजेपी और एनडीए मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव में चिराग साथ थे तो एनडीए 30 सीटें जीती थी,
जेडीयू को 12 मिली थी, बीजेपी को 12 और चिराग को 5 और मांझी की पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो वहीं आपको बता दें 2020 में चिराग एनडीए से अलग चुनाव लड़े और तब एनडीए बमुश्किल किसी तरह से बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी। एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जो पिछली बार की तुलना में काफी कम था। बीजेपी को 74 तो वहीं जेडीयू को 73 सीटें मिली थी। तो ये थी ओवरऑल पिक्चर, जिसकी वजह से चिराग पासवान को मनाने, समझाने की और साथ लेकर चलने की सभी कोशिशें आपने इन मुलाकातों में देखी। लेकिन आइए बात करते हैं यहां पर छोटे सरकार की। आपको बता दें अनंत सिंह, देखिए सीटों का बंटवारा तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इस बीच उन्होंने घोषणा कर दिया कि अपने दलबल के साथ वो पर्चा भरने के लिए 4 दिन बाद निकल पड़ेंगे। 14 अक्टूबर को दलबल के साथ अनंत सिंह अपने नामांकन के लिए तैयारी में जुट गए हैं। वैसे तो ढलते साल के साथ ठंड का हल्का एहसास शुरू हो गया है, लेकिन बिहार की फिजाएं गर्म हो चली है। बिहार में चुनावी रणभेरी बजने के बाद सभी पार्टियों का ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो गया है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से अभी ना तो सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ है और ना ही कैंडिडेट की घोषणा। लेकिन इस बीच छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अनंत सिंह 4 दिन बाद यानी कि 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। हालांकि जेडीयू ने अभी तो उनके नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अनंत सिंह ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है। फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट में अनंत सिंह ने लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में मोकामा विधानसभा क्षेत्र 178 से हमारे नामांकन समारोह में आप सभी जनता मालिक सादर आमंत्रित हैं। ये हमारे लिए गौरव और संकल्प की बेला है। आप सभी राजनीतिक मालिकों और समर्थकों से विनम्र निवेदन है, अपना आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन अवश्य प्रदान करें ताकि ये यात्रा जनहित और न्याय के मार्ग पर सफल हो सके। 2005 में अपना सियासी सफर शुरू करने वाले बाहुबली अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। चर्चित AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट की तरफ से बरी होने के बाद एक बार फिर चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। 2020 में अनंत सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया था और आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वो जेडीयू के पाले में लौट आए हैं। पिछले दिनों जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे, तब उनसे चुनावी तैयारियों को लेकर सवाल पूछा गया था। इस सवाल पर पिछली बार आरजेडी से लड़े थे, लेकिन इस बार क्या तैयारी है, इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना था, जरा सुन लीजिए। सामने चुनाव है, क्या तैयारी है? तैयारी की चुनाव लड़ेंगे। मोकामा से ही लड़ेंगे? हाँ, मोकामा से लड़ेंगे। किस पार्टी पर लड़ेंगे, इस पर भी थोड़ा हमारे दर्शक। नीतीश जी के पार्टी से लड़ेंगे। नीतीश जी के चुनाव पे? हाँ। पिछली बार तेजस्वी के साथ थे, इस बार नीतीश जी के साथ है। जहाँ मन रहता था हम जाते हैं। नीतीश जी के साथ मन ठीक है? हाँ। कितना आश्वासन रहेगा कि मोकामा में इस बार फिर से आपकी जीत है, जनता आपके साथ है, क्या कहना? 200%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बनेंगे क्या लगता है? 3 झोंक लगातार फिर बनेंगे? अब हो गए। तो सूत्र बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी की तरफ से अनंत सिंह को जेडीयू से टिकट मिलने का आश्वासन दिया गया था। तभी से वो जेडीयू से टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त हैं। 2020 के चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2022 में एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी, लेकिन अब अनंत सिंह उस केस में बरी हो चुके हैं और फिर से एक बार चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार है। पटना से एनडीटीवी इंडिया के लिए रमन राय। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की, जिन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। इस बीच हमने पप्पू यादव से तो उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव आयोग उन्हें सूली पर क्यों न लटका दे, लेकिन लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेंगे। अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना। चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना है। पप्पू यादव आखिर चुनाव आयोग को इस तरह से चुनौती क्यों दे रहे हैं? ये तस्वीर देखिए। बिहार के वैशाली में पप्पू बाढ़ पीड़ितों की भीड़ में खड़े होकर कैश बांट रहे हैं।
ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस घटना को लेकर सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज है। जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं और हमारा कोई पार्टी नहीं है और हम गरीब की मदद कर रहे हैं, इससे वोटर का प्रभावित होने का कोई मतलब नहीं है। हमको नोटिस भेजा गया, आपको क्या क्या नोटिस यार नोटिस क्या भेजता है आचार संहिता? आचार संहिता में लोग थाना में लिख के देता है। तो भैया अब हम चुनाव आयोग से कितना डरे? या इन लोगों के से आपको फांसी दे दो, जितना केस करना हो। यदि ये परिस्थिति आएगी, हमारे पास डेली जहां मैं रहता हूं लोग आते हैं मेडिकल के लिए, उन चीज़ों के लिए मदद मांगने। तो आप दिल्ली में भी करते हैं? नहीं, यहाँ आता है तो हम उसको क्या कहें कि नहीं अभी आचार संहिता है, तुम अब तुम्हारा बेटा को मरने दो। पप्पू यादव का कहना है कि बाढ़ और बारिश के कारण जो आबादी परेशान हो रही है उसकी मदद ना तो सरकार कर रही है न बाकी राजनीतिक दल। हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो मदद मांगने वालों को ना नहीं कर सकते। सर ऐसी परिस्थितियां आएगी तो वहाँ चुनाव माने नहीं रखता है और ना ही चुनाव से उसका कोई लेना देना है। वो ह्यूमन बीइंग है और उसकी मदद हम करते ही रहेंगे। पप्पू यादव का कहना साफ है कि यदि ऐसी परिस्थिति बनी तो चुनाव होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनको मदद की जरूरत होगी। मनोज भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।